Good morning, students. Welcome to Booster Dose in Economics by Dhingra Sir Classes. आज का हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट. So, government budget is an estimation of expected income and expenditure of the government for a financial year which start from 1st April to 31st March. दोबारा रिपीट कर रहा हूं. Government budget is an estimation of expected income and expenditure of the government for a financial year which start from 1st April to 31st March. जिसकी कुछ जनरल डिटेल्स और एक क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पहली ऑडियो क्लिप में भेज दिया है. उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बजट के अब दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर. लेकिन इनकम पार्ट को हम इनकम की जगह रिसिप्ट्स लिखते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कोई प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो प्रॉफिट के लिए पैसे कमाता है, लेकिन उसको अपने खर्चे पूरे करने के लिए कुछ सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जो उसकी रिसिप्ट फॉर्म से होती है. एंड अंडर बोथ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. लाइक अंडर रिसिप्ट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. एंड सिमिलरली एक्सपेंडिचर में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं. रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर increase the liability nor reduce the assets. Capital receipts are those receipts which either increase the liability or reduce the assets. Revenue expenditure are those expenditure which neither reduce the liability nor create the assets. Capital expenditure are those expenditure which either reduce the liability or creates the assets. अब ये चाहे तो इनकी एक डिफाइन हो गई और अब चाहे तो हम इनको एक प्रैक्टिकल सेंस में भी समझ सकते हैं. से फॉर एग्जांपल हमने कहा रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर इंक्रीज द लायबिलिटी नॉर रिड्यूस द एसेट्स. तो ये कौन सी रिसिप्ट्स होती हैं? बेसिकली इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं. सपोज करिए मैं गवर्नमेंट हूं और आप जनरल पब्लिक, और आपने मुझे ये पैसे दिए 100 रुपए. तो ये 100 रुपए जब मेरे पास आए तो बीइंग ए गवर्नमेंट मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ी कि भैया मैंने आपसे ये 100 रुपए लिए हैं, अब मैं इसको वापस करूंगा. कोई मेरी लायबिलिटी नहीं. दूसरा, बीइंग ए गवर्नमेंट मैंने जब आपसे ये 100 रुपए लिए तो मैंने अपना कोई एसेट रिड्यूस कर दिया, बदले में आपको कोई 100 रुपए के इक्विवेलेंट कोई प्रोडक्ट वापस कर दिया, एक्सचेंज कर दिया. ऐसा कुछ भी नहीं किया. So revenue receipts are those receipts which neither increase the liability nor reduce the assets. तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास ये जो पैसा आ रहा है ये किस फॉर्म में आ रहा है? जिसमें गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है लेकिन गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ नहीं रही, गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हो नहीं रहा. सोचिए, दिमाग लगाइए. बेसिकली दिस फॉर्म ऑफ इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. सो टैक्स इज अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट imposed by the government on general public. तो वन बाय वन हम इन सारे चारों कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे. तो स्टार्ट अभी हमने किया है रेवेन्यू रिसिप्ट से, और अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स वी फाइंड गवर्नमेंट रिसीव द इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. तो टैक्स किस तरीके से होता है, किन तरीके का होता है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो under tax revenue there are two types of tax, that is direct tax and indirect tax. So under revenue receipts we receive the income in the form of tax revenue, और tax revenue के अंदर हमें इनकम दो फॉर्म्स में होती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. सो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस whose burden and liability to pay the tax comes on the same person, like income tax, gift tax, wealth tax, corporation tax. आप कमाते हो तो ये आपकी लायबिलिटी है और ये बर्डन भी आप पे ही बेयर करना पड़ेगा, आपको ही बेयर करना पड़ेगा, ये बर्डन आप पे ही आएगा. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. लेकिन टैक्स रेवेन्यू के अंदर एक और सोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि टैक्स दो फॉर्म में होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस whose burden and liability to pay the tax comes on different persons. Like liability comes on one person, but the burden is bear by the end use consumers. The examples are in the form of sales tax, excise duty, service tax, custom duties, etc. Clear?
इसको एक एग्जांपल में बताते हैं कि सपोज अगर आप कोई क्लासमेट का रजिस्टर लेने गए या कोई भी XYZ रजिस्टर लेने गए तो वो MRP है 70 रुपीज का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूजिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये लायबिलिटी टैक्स को पे करने की इस क्लासमेट कंपनी की है, बट द बर्डन इज बेयर बाय द एंड यूज कंज्यूमर्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके कई एग्जांपल्स हैं जिसमें आपका सेल्स टैक्स आ गया, एक्साइज टैक्स आ गया, सर्विस टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया। इनमें से आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन हो तो ग्रुप चैट्स में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और आपको उसका सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स फॉर्म में ही इनकम नहीं होती, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे और सोर्सेज भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आता है तो ना तो उसकी कोई लायबिलिटी बढ़ती है, ना ही उसका कोई एसेट रिड्यूस होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर गवर्नमेंट को डिफरेंट फॉर्म्स में पैसा मिलता है, जिसको अगर हम समझें तो सबसे पहले आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर आता है फीस, फाइन एंड पेनल्टीज, लाइसेंस एंड परमिट, फॉरफीचर एंड एस्टेट। लाइक कल को आप रोड पे जाते हैं, आपका कोई चलान हो जाता है, तो उस चलान से गवर्नमेंट को जो इनकम होती है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की फॉर्म में, जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ती है, ना ही उसका कोई एसेट रिड्यूस हो जाता है। तो चलान से उसको जो भी इनकम आ रही है, तो उस तरीके से गवर्नमेंट के इस एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में ये डिफरेंस एग्जांपल है फीस, फाइन्स एंड पेनल्टी, लाइसेंस एंड परमिट, फॉरफीचर एंड एस्टेट। अब गवर्नमेंट ने आपको कोई लाइसेंस दे दिया, अब आपको बिजनेस का कोई लाइसेंस मिला या बस चलाने का कोई लाइसेंस मिला और बस का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो गवर्नमेंट की उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दे दिया, आपको पटाखे लगाने का परमिट मिल गया, लेकिन आपके पटाखे बिके नहीं बिके उससे गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से आता है फॉरफीचर एंड एस्टेट। फॉरफीचर क्या होता है? जनरली आप अकाउंट्स में भी ये वर्ड पढ़ेंगे कि शेयर्स जो हैं फॉरफिट हो गए। तो बेसिकली फॉरफीचर क्या होता है? मान लीजिए आपने गवर्नमेंट से कोई लोन लिया है, तो उस लोन के अगेंस्ट आप अपनी कोई सिक्योरिटी रखेंगे और कल को अगर आप वो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट उस सिक्योरिटी को सेल आउट कर लेगी, उसको फॉरफिट कर लेगी, उसकी नीलामी या उसकी कुर्की कर लेगी, ताकि वो अपने लॉसेस को कंपनसेट कर सके। इस तरीके से जो भी इस पेजेस में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पिक हमने जब आपको ऑलरेडी भेज दी है, तो उसमें और इस लेक्चर में आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मेरे से फर्दर डाउट सेशन में, डाउट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछ सकते हैं। जैसे अगर इसमें से किसी को कोई एग्जाम्पल नहीं पता है तो मैं वहां पर उसको डिटेल में ग्रुप में बता दूंगा। अब ऐसे ही आता है एस्टेट। एस्टेट क्या होता है? कल को मान लो कोई व्यक्ति है जो खुदा को प्यारा हो गया और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या पड़ोसी लेंगे? नहीं, वो उसका सारा कुछ जो है गवर्नमेंट ट्रेजर में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाएगा और इस प्रोसेस से भी गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू में अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो पैसा मिलेगा, तो उसकी ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ेगी और ना ही उसका कोई एसेट रिड्यूस होगा। तो इस तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर चलते हुए हम देख रहे हैं कि हमारा पहला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है दूसरा कमर्शियल रेवेन्यू। कमर्शियल रेवेन्यू दैट इज रेवेन्यू डिराइव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम देयर पब्लिक एंटरप्राइजेस लाइक रेलवे, MTNL। क्लियर? अब आपको नेट अच्छा मिले ना मिले, लेकिन MTNL का जो नेट पैक चल रहा है उसमें जो उसको कमाई हो रही है। रेलवे आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करे या ना करे, मेट्रो या DTC आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करे ना करे, लेकिन वहां गवर्नमेंट को उन डिपार्टमेंट से जो कमाई हो रही है वो हो रही है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट के कमर्शियल रेवेन्यू। इसके बाद तीसरा आता है इंटरेस्ट रिसिप्ट्स एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है या कोई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, तो वहां पर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने मारुति सुजुकी में अपने कुछ शेयर्स लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, और वहां से कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उसका एक पार्ट उसको गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट को देना है,
तो वहां पर गवर्नमेंट को इस तरीके से जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहे हैं वो उसके रेवेन्यू रिसिप्ट्स के पार्ट है, जिसमें ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ रही है ना ही उसका कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स there are two types of receipts, that is tax revenue and non tax revenue। और टैक्स रेवेन्यू के अंदर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू आ जाता है, कमर्शियल रेवेन्यू आ जाता है, और इंटरेस्ट रिसीव्स एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये एक पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाता है आपका गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। So revenue receipts are those receipts which neither increase the liability nor reduce the assets। यानी कि being a government मुझे आप लोगों से कोई पैसा मिल रहा है तो ना तो मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है और ना ही मेरा कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि पैसा लेने के बाद मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा कि कल को आप टाटा बिरला और मेरे को करोड़ों रुपए का टैक्स दे दिया तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक फेवर करूं। प्लस ना ही मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी कोई बिल्डिंग आपके नाम कर दी, ना मैंने अपना कोई ऐसे एसेट रिड्यूस करा। क्लियर? इसके बाद गवर्नमेंट को कुछ और सोर्सेज से भी कमाई होती है, और वो कुछ और सोर्सेज हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। सो कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आइदर इंक्रीज द लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स। यानी कि बीइंग ए गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कोई पैसा मिलता है तो उससे उसकी कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है या उसका कोई एसेट रिड्यूस हो जाता है। सपोज बीइंग ए गवर्नमेंट आपने मुझे ये पैसे दिए, अब ये पैसे देने के बाद मेरी लायबिलिटी बढ़ गई कि भैया आपने मुझे 50 रुपए दिए हैं तो या 100 रुपए दिए हैं तो मैं इसको विद इंटरेस्ट 5 साल बाद डबल करके आपको वापस करूंगा, तो ये मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। या आपने मुझे 100 रुपए दिए हैं तो बदले में मैं आपको कोई दुकान मकान फ्लैट वगैरह अपना कोई एसेट रिड्यूस कर दूंगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी या कैपिटल इस मनी के अगेंस्ट मैं आपको दे दूंगा। सो चलते हैं आगे, कैपिटल रिसिप्ट्स के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं। सो अंडर कैपिटल रिसिप्ट्स वी रिसीव द इनकम और गवर्नमेंट रिसीव द इनकम इन 3 फॉर्म्स, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट्स, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज। क्लियर? फ्लो चार्ट में मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आइदर इंक्रीज द लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स। यानी कि गवर्नमेंट को जब पैसा मिलता है तो उसकी या तो कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है या उसका कोई अपना एसेट रिड्यूस हो जाता है। एंड अंडर दैट कैपिटल रिसिप्ट्स आर ऑफ 3 फॉर्म्स, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज। तो अब हम बात करते हैं रिकवरी ऑफ लोन की। रिकवरी ऑफ लोन में गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो जाता है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको लोन दिया, लोन कैसे दिया? गवर्नमेंट ने डीडीए के फ्लैट्स निकाले, आपका लॉटरी में नाम आ गया, लेकिन आप रो पड़े कि भैया मैं इकट्ठे पैसे नहीं दे सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है मैं आपको लोन दे देती हूं और तब तक वो प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी, और जैसे ही मुझे लोन की रिकवरी होगी वो एसेट्स आपका हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के पार्ट से वो एसेट्स रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही अदर रिसिप्ट्स, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट में भी गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इस रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट जो है अपने कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ डिपार्टमेंट्स को सेल आउट कर देती है। अब इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है। मान लीजिए आपके पास 4 दुकानें हैं और आपने पैसे जोड़े और एक दुकान और बना दी, तो ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन आपकी 10 दुकानें हैं और उनमें से आप एक बेच खाए क्योंकि वो लॉस में जा रही थी, या आपको बाकियों को चलाने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत थी, तो वो हो गया डिसइन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट ने ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट जो किया है, आपके लिए कॉमन एग्जांपल है वो है डेसू, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट। तो उसका क्या किया? प्राइवेटाइजेशन कर दिया। गवर्नमेंट का चला चलाया इंस्टीट्यूशन था, उसी की बिल्डिंग थी, उसी की सप्लाई थी, उसी की तारें थी, लेकिन उसका मैनेजमेंट जो है वो टोटल प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट से वो संभल नहीं रहा था, वो चल नहीं रहा था। तो उसने कहा कि भाई BSES, यमुना बोर्ड, आप आओ, मेरी चली चलाई दुकान को आप
संभालो और जो कमाई करो उसका एक पार्ट मुझे भी रिटर्न करो। तो ये हो गई गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट्स। तो इस तरीके से एक फ्रेंचाइजी वर्क भी होता है और एक अपने चले चलाए काम को सेल आउट या बेचना। ठीक है, ये हो गई डिसइन्वेस्टमेंट। इसके और कई टाइप्स हैं जो डिटेल्स में आप बीएस में अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं और थ्योरेटिकल नोट्स में इसकी और आपको नॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद आता है बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज। अगर गवर्नमेंट लोगों से उधार लेती है, बोरो करती है, तो डायरेक्ट उसकी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने उधार लिया है और वो उसको चुकाना है, तो गवर्नमेंट की पूरी लायबिलिटी बढ़ गई। तो अंडर कैपिटल रिसिप्ट्स आइदर गवर्नमेंट increase the liability or reduce the assets, and in that way गवर्नमेंट के इस प्रोसेस में रिकवरी ऑफ लोन में गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो जाता है, अदर रिसिप्ट्स डिसइन्वेस्टमेंट्स में भी गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो जाता है और बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज में गवर्नमेंट की अपनी लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन दैट वे मोटा मोटा कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू की फॉर्म में ये कई सारे एग्जांपल्स हैं जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो अंडर रिसिप्ट्स, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स हमने पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लिया कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर नाइदर इंक्रीज द लायबिलिटी नॉर रिड्यूस द एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और उनके एक एग्जांपल। आपको कुछ भी ना समझ आए डाउट में पूछिए। इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी। और इन सबको वैसे अब रिप्लेस कर दिया है किस फॉर्म में? जीएसटी की फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो भी यहां पर एक लेटेस्ट एग्जांपल लिख सकते हैं, क्योंकि वो अगर लिखेंगे तो ये सारे नील हो जाते हैं, क्योंकि इन सबको जो है जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। तो जीएसटी क्या है और इन सब का मतलब क्या है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डाउट्स में मेरे से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। और उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू और इंटरेस्ट रिसिप्ट्स एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। ये आपको मैंने गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स पार्ट की पूरी नॉलेज दे दी, जिसकी एक पिक ऑलरेडी आपके पास है, जिसको आपने ऑलरेडी नीट एंड क्लीन इसी फॉर्मेट में नोट डाउन भी कर दिया। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पार्ट पे, क्योंकि गवर्नमेंट को जहां कमाई हुई रेवेन्यू और कैपिटल की फॉर्म में, ऐसे ही गवर्नमेंट ने कुछ खर्चे करे रेवेन्यू और कैपिटल की फॉर्म में। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर रिड्यूस द लायबिलिटी नॉर क्रिएट द एसेट्स। अब ये क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर रिड्यूस द लायबिलिटी नॉर क्रिएट द एसेट्स। अब ये सिंपल लैंग्वेज में आप इनकी डिफाइन इस तरीके से इजीली लर्न कर सकते हैं, लेकिन इनको अगर आप प्रैक्टिकल वे में और समझेंगे तो ये सब्जेक्ट इसी की पॉइंट फॉर्म में और इंपॉर्टेंट और इजी हो जाएगा, क्योंकि इनके नोट्स भी आपको आगे अपडेट हो जाएंगे डिटेल फॉर्म। लेकिन वो डिटेल फॉर्म को भी कल को कभी शॉर्ट रिकॉल करना हो तो ये लेक्चर फॉर्म है, जिसमें आपको अपना चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो बीइंग ए गवर्नमेंट, मैं पब्लिक को पैसा दिए जा रहा हूं। भाई मैंने पब्लिक को पैसा दे दिया, लेकिन मेरी कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही। बीइंग ए गवर्नमेंट, मैं पब्लिक को पैसा दिए जा रहा हूं, नॉट इंक्रीज द एसेट्स, मेरा कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा। तो इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप पर्सनली रिलेट कर सकते हैं अपने आप को और आपके पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स आपको 12th तक आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उनकी कोई लायबिलिटी कम नहीं हो गई। इतने सालों से वो आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, तो भी उनकी कोई जिम्मेदारी अभी कम नहीं हो गई, कोई लायबिलिटी कम नहीं हो गई। प्लस इतना पैसा खर्च करने के बाद भी कोई एसेट नहीं बना, क्योंकि बीइंग ए 12th क्लास स्टूडेंट, आज अब अगर आप बाहर जाएंगे तो शायद अगर आपको कोई काम नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलती, तो गवर्नमेंट का कोई एसेट भी नहीं बना। तो बेसिकली ये एक पर्सनल एग्जांपल था, लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि गवर्नमेंट जो है पैसा खर्च करे जा रही है और उसकी कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही, और गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च करे जा रही है और उसका कोई एसेट नहीं बन रहा, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के
ये एग्जांपल्स हैं ब्लैक में। ओल्ड एज पेंशन, सैलरीज, स्कॉलरशिप्स, सब्सिडीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल रनिंग ऑफ government administrative department and net interest payment are the examples of revenue expenditure. अब बीइंग ए गवर्नमेंट अगर वो डिफेंस पे पैसा खर्च कर रही है तो क्या उसकी कोई लायबिलिटी कम हो गई है? नहीं, आगे भी उसको करना है। और डिफेंस पे पैसा खर्च करने से कोई एसेट बन गया? नहीं। कोई स्कूल, कॉलेज, हाँ, कोई हॉस्पिटल, कोई स्टेडियम बन गया जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे। देखिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर की जरूरत तभी है जब हमें कोई थ्रेट हो, और अगर थ्रेट नहीं हो तो ये यूजलेस एक्सपेंसेस है। आपको चोरी का डर ही नहीं होगा तो आप चौकीदार नहीं रखोगे और उसके अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं पालोगे। तो ये इस तरीके के एक्सपेंसेस हैं, जैसे सब्सिडीज दे दी, सैलरीज दे दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। अब डीडीए वाला, एमसीडी वाला, पुलिस, ये सब काम अपना करे ना करे, इनको सैलरीज मिल रही हैं। इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं। लाइक एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट के कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं और वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब में गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च हो रहा है उससे ना तो उसकी कोई लायबिलिटी कम हो रही है, ना ही उसका कोई एसेट बन रहा है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बेकार खर्चा है वो है नेट इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये नेट इंटरेस्ट पेमेंट क्या होती है कि गवर्नमेंट ने पुराने कर्जे लिए, वो कर्जे नहीं चुका पा रही, ठीक है, लेकिन उसका इंटरेस्ट पे कर रही है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का लोन लिया है कहीं से भी और 1% का पर मंथ का इंटरेस्ट है, यानी कि 1 लाख रुपए उसको इंटरेस्ट देना है, तो वो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रही है। तो इंटरेस्ट पे करने से गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम नहीं हो गई कि उसने वो 1 करोड़ रुपया वापस नहीं करना। इंटरेस्ट पे करने से गवर्नमेंट का कोई एसेट नहीं बन गया, कोई कैपिटल नहीं बन गई उसकी, जिससे उसको आगे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। क्लियर? तो ये होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट की डे टू डे की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी है उसको मेंटेन करने और उसको रन करने में इस्तेमाल होते हैं। इतनी बात क्लियर? अब इसी प्रोसेस में अगर हम आगे चलें तो एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर रिड्यूस द लायबिलिटी और क्रिएट द एसेट्स। से फॉर एग्जाम्पल, मैं गवर्नमेंट हूं, क्लियर, और मैंने आपसे कुछ पैसे लिए थे, तो ये लो पकड़ो, 5 साल पहले 50 रुपए लिए थे, ये लो भैया 100 रुपए और जाओ यहां से। तो क्या हुआ, मैंने अपनी लायबिलिटी कम कर दी क्योंकि मैंने अपना कर्जा चुका दिया। और बीइंग ए गवर्नमेंट ये मैंने पैसे दिए और इंक्रीज कर दिया एसेट्स। कैसे? मैंने कहा भैया पुल बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, स्टेडियम बनाओ, स्कूल बनाओ। तो मैंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करी, ये पैसा लगाया। So capital expenditure are those expenditure which either development में invest करी, ये पैसा लगाया। So capital expenditure are those expenditure which either reduce in the form of land, building, machinery, shares, यानी कि इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, मेरा अपना एक एसेट्स बन रहा है। और अगर मैंने कोई पास्ट लोन और एडवांसेस लिए हैं, अगर मैं उनको रीपे कर रहा हूं, लोन और एडवांसेस को रीपे कर रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। क्लियर? तो इस तरीके से देखें तो आज हमने एक मोटा मोटा अपना पूरा चैप्टर एक की पॉइंट फॉर्म में रिवाइज कर लिया। सो गवर्नमेंट बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल year which start from 1st April to 31st March, and in that way government budget has 2 parts, that is receipts and expenditure. So under receipts we study 2 types of receipts, that is revenue receipts and capital receipts. Similarly under expenditure we study 2 types of expenditure, that is revenue expenditure and capital expenditure. Revenue receipts are those receipts which neither increase the liability nor reduce the assets. Capital receipts are those receipts which either increase the liability or reduce the assets. Revenue expenditure are those expenditure which neither reduce the liability nor create the assets. Capital expenditure are those type of expenditure which either reduce the liability or create the assets. तो ये दो गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट सोर्स हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा आने के सोर्स हैं, और ये दो गवर्नमेंट के पास से पैसा खर्च होने के सिस्टम्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास से ये पैसा खर्च होता है। अंडर रिसिप्ट्स हमारे पास रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। टैक्स रेवेन्यू के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं,
और उनके ये एग्जांपल्स हम बता चुके हैं। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू और इंटरेस्ट रिसीव्स एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल आते हैं रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट्स, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज। क्लियर? सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे ये एग्जांपल्स आते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे ये एग्जांपल आते हैं। तो मोटा मोटा ये हमारे लेक्चर का फर्स्ट पेज एक डिटेल डिस्क्रिप्शन था अबाउट गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसकी आज हमने आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी। इसको आप देखिए, समझिए और कोई भी डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस करिए। और इस एक्सपीरियंस पे, इस व्यू पे फिर मैं आगे की वीडियो आपको अगले लेक्चर में इम्पार्ट करूंगा। ये चैप्टर तब हमारा फिर पूरा कंप्लीट होगा। बट आज हमारा एक मेजर डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट बजट का आपके साथ आ गया, जिसको आगे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम नोट्स में भी कंप्लीट कर लेंगे।